हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अजीत सिंह। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। छात्रों, आज हम सामाजिक विज्ञान विषय मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे और कम समय में कैसे तैयारी की जाए कि परीक्षा में अधिकतम मार्क्स लाया जाए। यदि आपने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप परीक्षा में कैसे अधिक मार्क्स ला सकते हैं और कम शब्दों को लिख करके आप कैसे अधिकतम मार्क्स गेन कर सकते हैं और एग्जामिनर को अपनी तरफ मोटिवेट कैसे करें, इत्यादि प्रश्नों का आंसर आज मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे साथ बने रहें। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण निर्देश हमारा ये है आप सबके लिए कि परीक्षा में सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन को छोड़े ना, जिससे कि कम से कम मार्क्स तो मिल जाए। तो आइए हम मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सामान्य निर्देश को जानते हैं। पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। और दूसरा निर्देश है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ एवं ब में विभाजित है। खंड अ में 20 अंक बहुविकल्पी प्रश्न है और खंड ब में 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। तो साथियों, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। तो आइए छात्रों, सबसे पहले हम खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और साथियों, मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारी अगली वीडियो जो सोशल साइंस से संबंधित होगी, वह जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उसी से रिलेटेड होगी। साथियों, मैं आपका परिचय खुद से करवाता हूं। साथियों, मैं डॉक्टर अजीत सिंह हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स आपके समक्ष उपलब्ध है। तो आइए हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक रहा? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांसीसी क्रांति, ये सभी। तो छात्रों, राष्ट्रवाद के विकास में पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांसीसी क्रांति, ये सभी तत्व सहायक रहे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? ऑप्शन ए, नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। ऑप्शन बी, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। ऑप्शन सी, नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो छात्रों, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व इसलिए दिया क्योंकि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे और यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार हो गया था, इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे? गिरमिटिया, पूर्णकालिक श्रमिक, सफेदिया, एग्रीमेंट श्रमिक। तो साथियों, भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे गिरमिटिया। नेक्स्ट, रौलट एक्ट कब पारित किया गया? तो साथियों, रौलट एक्ट सन 1919 में पारित किया गया। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति हुई 1788 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में। तो साथियों, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व।
तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1910 में, 1911 में, 1914 में, 1920 में। तो साथियों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1914 में। नेक्स्ट, बेल्जियम किस महाद्वीप में है? तो साथियों बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो साथियों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का समावेश है। नेक्स्ट, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की समानता मानने वाला व्यक्ति कहलाता है? नारीवादी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष। तो छात्रों, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की समानता मानने वाला व्यक्ति नारीवादी कहलाता है। नेक्स्ट, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं? पारदर्शी प्रक्रिया, तानाशाही प्रक्रिया, मनमानी प्रक्रिया, अपारदर्शी प्रक्रिया। तो छात्रों, जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं उसे पारदर्शी प्रक्रिया कहते हैं। यह पारदर्शी प्रक्रिया लोकतंत्र में ही संभव होता है, इसलिए यह लोकतंत्र का एक गुण माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट, कॉफी, जौ, रबड़। तो साथियों जूट जो है, जूट या पटसन एक रेशेदार फसल होती है। नेक्स्ट, झरिया प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो साथियों लौह झरिया प्रसिद्ध इसलिए है कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि झरिया झारखंड में स्थित है जो कोयले की एक खदान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन या बंदरगाह देश में पूर्वी तट पर स्थित है? तो साथियों, तो छात्रों इसमें पूछा जा रहा है कि बंदरगाह किस तट पर है, पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह है। तो इसको इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो छात्रों इसको आप देख सकते हैं, ये कांडला गुजरात में ये बंदरगाह है, ये मुंबई बंदरगाह, ये कोच्चि बंदरगाह और ये विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये तमिलनाडु में है, ये केरल में, ये महाराष्ट्र में, ये गुजरात में। तो साथियों इस तट को पश्चिमी तट कहा जाता है और इस तट को पूर्वी तट कहा जाता है। तो अंतर बिल्कुल स्पष्ट है कि ये तीनों बंदरगाह 1, 2, 3 ये तीनों बंदरगाह पश्चिमी तट पर आते हैं और ये बंदरगाह जो चौथा है यह पूर्वी तट पर है। इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, चिनाब, सतलज, कृष्णा। तो साथियों सलाल बांध चिनाब नदी पर बना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में धात्विक खनिज का उदाहरण है? अभ्रक, लौह अयस्क, कोयला, नमक। तो साथियों लौह अयस्क जो है वह धात्विक खनिज का उदाहरण है। अगर खनिजों का अगर हम वर्गीकरण करें तो धात्विक एवं अधात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, तो जिसमें से धात्विक खनिज का उदाहरण लौह अयस्क हो जाएगा। नेक्स्ट, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो साथियों सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है, क्योंकि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी
के मिलने से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है और उसी सुंदरवन डेल्टा में ही सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, जो पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश के अंतर्गत आता है। तो अगर भारत की भूमि के अंतर्गत साथियों देखा जाए तो वह पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो छात्रों, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं ग्रामीण मजदूर, शहरी शिक्षित व्यक्ति, धनी वर्ग के उपभोक्ता, ये सभी। तो छात्रों, वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित धनी वर्ग के उपभोक्ता हुए हैं। नेक्स्ट, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी। तो छात्रों, इसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है पूंजी, लाभ, सेवाएं, कर। तो साथियों, उत्पादन का साधन पूंजी होती है, बिना पूंजी के कोई भी उत्पादन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, तो छात्रों, इस प्रकार से हमारा खंड अ कंप्लीट हो गया, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। इसका उत्तर आपको OMR पत्रक पर देना है और आपको OMR शीट पत्रक बहुत सावधानी पूर्वक भरना है। OMR पत्रक आपको कैसे भरना है इसका मैं अलग से वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो को आप निश्चित देखें और निश्चित ही आप बिना कोई गलती किए आप OMR पत्रक को आप आसानी से फिल कर सकते हैं। अब साथियों, हम देखेंगे खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न होंगे। तो आइए उसे भी देख लेते हैं। तो छात्रों, वर्णनात्मक टाइप के जो प्रश्न है वह भी 2 खंडों में विभक्त है। इसमें पहला खंड जो है, इसका उत्तर हमें मैक्सिमम 80 शब्दों में देना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? और इसमें अथवा करके एक क्वेश्चन और है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण लिखिए। तो छात्रों, हम दोनों प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो सबसे पहले हम जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। उसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के किन्हीं 3 कारणों को बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ उसे देखते हैं। तो छात्रों, जर्मनी का एकीकरण इस रूप में हुआ कि बिस्मार्क जो था जर्मनी के महान पुत्रों में से एक था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था। इसे जर्मनी के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। उसने प्रशा के प्रधानमंत्री के रूप में जर्मनी का एकीकरण किया। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाकर सर्वप्रथम स्लेस्विग तथा होल्स्टीन के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया। फिर ऑस्ट्रिया को सेडेवा के युद्ध सन 1866 में पराजित करके उसने जर्मन राज्यों को उसके प्रभाव से मुक्त करा लिया। तत्पश्चात बिस्मार्क ने सीजान के युद्ध में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को पराजित करके जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कर दिया। 18 जनवरी 1871 को प्रशा सम्राट विलियम प्रथम महान को जर्मन साम्राज्य का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। सन 1871 में बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रधानमंत्री बना तथा सन 1890 में जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय से मतभेद हो जाने के कारण बिस्मार्क ने त्यागपत्र दिया। 31 जुलाई 1898 को 83 वर्ष की आयु में बिस्मार्क की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से छात्रों, जर्मनी का एकीकरण हो गया। और छात्रों, इस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन को देखा और इसमें अथवा करके भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण लिखिए। तो इसको भी हम देख लेते हैं।
तो छात्रों, राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण हम इस प्रकार से देख सकते हैं। उपनिवेशवाद का विरोध पहला। दूसरा, करों में वृद्धि हो रही थी, इस कारण से भी भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। और जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी, इस कारण से भी भारतीय राष्ट्रवाद पुनर्जीवित हो रहा था। तो इस प्रकार से साथियों, हमने पहले प्रश्न का उत्तर देखा। तो आइए हम दूसरे प्रश्न का भी उत्तर देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण कैसे किया गया था? तो छात्रों, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण की जो प्रक्रिया थी वह यह है, भारत में राज्यों का निर्माण भाषा तथा संस्कृति के आधार पर किया गया। नए राज्यों के निर्माण के लिए 1950 के दशक में भारत के अनेक पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि समान भाषा को बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया तो कुछ राजनेताओं को यह भय था कि कहीं यह भारत की एकता व अखंडता के लिए खतरा न बन जाए। राज्यों का भाषा के आधार पर गठन एवं पुनर्गठन यह अनुभव कराता है कि भाषावार राज्यों का निर्माण ज़्यादा एकीकृत तथा मजबूत हुआ। तो साथियों, इस प्रकार से भाषाई आधार पर भारत में राज्यों का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है, राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है? तो छात्रों, आओ इसे भी देख लेते हैं। राजनीति में जाति के महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जाति के अंदर की राजनीति भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राजनीति जातियों को लक्ष्य बनाकर जाति व्यवस्था और जाति पहचान को प्रभावित करती है। प्रत्येक जाति स्वयं को श्रेष्ठ बनाना चाहती है। यही कारण है कि हीन समझी जाने वाली जाति अपने समूह की अन्य जातियों को भी अपने साथ लाने का प्रयास करती है। कोई एक जाति सत्ता पर नियंत्रण नहीं कर सकती, इसलिए वह मोल तोल के द्वारा अन्य समुदायों को साथ लेने की जोड़ तोड़ में संलग्न रहती है। अब राजनीति में जाति के अंदर अगड़ा व पिछड़ा जैसे रूप भी विकसित हो गए हैं। सभी दल कभी जाति तो कभी समुदाय के नाम पर अपना हित साधते हैं। छात्रों, भारतीय राजनीति में जाति की जो व्यवस्था है वह अत्यंत घर कर गई है, क्योंकि हम आए दिन चुनावों में देखते हैं कि जाति आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी इत्यादि जो पार्टियां हैं वह जातिगत आधार पर गठित हैं और अपनी अपनी जाति के लोगों को लुभाने के लिए लोक लुभावने लालच दे करके, योजनाएं दे करके उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास करती है और वोट बैंक की राजनीति करती हैं। नेक्स्ट छात्रों, अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो छात्रों, इसका मतलब है कि पहाड़ों में जो मृदा का कटाव होता है उसे कैसे रोका जाए। तो आइए इसे भी देखते हैं। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में वनोन्मूलन का मतलब होता है वन को काटने की प्रक्रिया। अति पशुचारण अर्थात पशुओं को चारागाह जो होता है, जब अत्यधिक पशु उसे चर लेते हैं तो उसे पशुचारण कहा जाता है। अर्थात अति पशुचारण, निर्माण और खनन जैसे मानवीय तत्व एवं पवन, हिमनदी और जल आदि प्राकृतिक तत्व मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पर मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई, सीढ़ीदार कृषि तथा वृक्ष मेखला का विकास करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं?
तो छात्रों, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत से आशय उन संसाधनों से है जिनका उपयोग प्राचीन काल से मनुष्य करता आ रहा है तथा जो सीमित तथा समाप्तप्राय हैं। उदाहरण: कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, प्राकृतिक गैस। भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम अंकलेश्वर गुजरात और असम है। नेक्स्ट, छात्रों, अगला क्वेश्चन है, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। साथियों, धारणीयता का तात्पर्य होता है संपोषणी विकास या सतत पोषणी विकास। यह विकास संसाधनों से संबंधित है। संसाधनों का मतलब ये है छात्रों कि जो भी संसाधन आज विकास के द्वारा या प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हैं, हम उनका उपयोग इस रूप में करें कि हम उसे तो यूज कर पाए लेकिन आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी वह सुरक्षित बना रहे। इसी धारणा को हम धारणी विकास कहते हैं। नेक्स्ट, छात्रों, अगला सेक्शन है वर्णनात्मक, जिसके उत्तर 150 शब्दों में देने हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थीं? इसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया? तो छात्रों, आइए इसे भी देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के केवल 2 दशक बाद द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष 2 प्रमुख समस्याएं थीं: अत्यधिक सामाजिक तबाही और गंभीर आर्थिक हानि। ऐसी दशा में पुनर्निर्माण का कार्य बहुत कठिन हो गया था। कहने का मतलब छात्रों ये है, जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ होता है और 1918 तक चलता है और उसके बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है और 1945 तक चलता है। तो साथियों, 1945 तक जब द्वितीय विश्व युद्ध चलता है तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो थी वह चरमरा गई, क्योंकि अत्यधिक सामाजिक तबाही और गंभीर आर्थिक हानि समस्त देशों को उठाना पड़ा और उसमें ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन आयोजित किया गया और उसी के द्वारा कुछ इसमें रियायत हो पाई। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इसी प्रकार से हमारा और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।